जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम टेस्ट पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये 4th पार्ट होगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि बात कर रहा है राज्यसभा में जो स्टेट लिस्ट में, जो कि राज्य सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे यदि कोई संशोधन करना है या फिर उसको अगर पास करना है पार्लियामेंट में, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसे संकल्प जो है वो राज्यसभा में साधारण बहुमत से समर्थित होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ऐसे संकल्प 6 महीने तक ही प्रभावी रहते हैं। फिर नेक्स्ट 6 महीने समाप्त होने के बाद जब संकल्प लागू नहीं होता है तो यह कानून प्रभावी नहीं रहता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा शेड्यूल 7th है उसमें कुछ सूचियां दी हुई हैं, जिसमें कुछ यूनियन से रिलेटेड है, फिर कुछ स्टेट की लिस्ट है और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट है। आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में हमारी जो केंद्र सरकार है वही उस पे हमारा पार्लियामेंट उस पे लॉ बना सकता है, और जो स्टेट लिस्ट में है राज्य सूची में उसमें राज्य केवल उन कानूनों पे जो है कुछ अगर लॉ बनाने हैं तो उसके हाथ में है। ठीक है, और कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर होती है। तो देखिए, कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी अगर प्रोविजन है उस पे अगर पार्लियामेंट बनाना चाहती है लॉ, तो उसमें से एक ये भी है कि जो राज्यसभा है वो अगर स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है उस पर कुछ रेजोल्यूशन अगर अपने आप पास कर देती है, और ये जो रेजोल्यूशन है ये 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है यदि पार्लियामेंट में, तो इस पर स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार का यानी कि पार्लियामेंट का जो है अधिकार हो जाता है उसको बनाने का। राज्य सरकार का जो अधिकार है उस पर भी है, वो बना सकता है, लेकिन मेन जो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर ने जो लॉ बनाया है वही प्रिवेल होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि साधारण बहुमत, तो ये गलत हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो पहला गलत होता ही हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचेंगे, तो इन्हें हमें देखना है। फिर ये बोला ऐसे संकल्प 6 महीने तक प्रभाव में रहते हैं। देखिए, ये गलत है। इस तरह के जो मोशन आते हैं उनकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर, ना कि 6 महीने। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास इकलौता आंसर बचेगा सी, केवल 3। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है संविधान के संशोधन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उन पे हमें बात करनी है। तो पहला बोल रहा है कि जो केशवनंदा भारती केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के संशोधन की शक्ति में संविधान की मूल संरचना का संशोधन शामिल नहीं है। ठीक है, कितनी सही बात है, बिल्कुल सही है ये। फिर नेक्स्ट बोल रहा है संविधान के संशोधन के मामले में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त सत्र आयोजित करना आवश्यक है। देखिए, कभी भी आप जानते हैं जो 108 आर्टिकल के अंतर्गत एक प्रोविजन है जिसमें कि यदि दोनों राज्यसभा और लोकसभा के बीच में किसी भी अमेंडमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये जॉइंट सिटिंग में यदि अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत यानी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो उनके लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
लेकिन यदि पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं हमारा जो केशवानंदा भारती केस था 1973 में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल संरचना। उस मूल संरचना में कुछ चीजें डाली थी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट के पास उन्होंने अधिकार दे दिया, वो हर चीज को अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे डीपीएसपी हो, कोई भी चीज है आप अमेंड कर सकते हैं, बट वो चीज जो संविधान की मूल संरचना है उसको चेंज ना करे। और मूल संरचना के लिए उन्होंने कुछ चीजें दी थी जो कि आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि क्वेश्चन आता है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो उसको वहां पे देखेंगे। तो इसका जो आंसर है इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास हो जाएगा 1A ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है जो अभी हमने बात की है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि किससे रिलेटेड है। ये बात कर रहा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला, संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके अपने लिए संविधान को निरसित या रद्द करने या इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार अधिग्रहित कर सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूलभूत संरचनाओं में से एक है। देखिए ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोला, देखिए अगर यदि यहीं पे भी हम लोग बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंदा भारती के केस में आया था, ठीक है, उसमें ऐसा बताया गया था कि जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट जो कि बेसिक फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि मूलभूत रचना है हमारे संविधान की, यदि उसको चेंज करेगा तो ऐसे संशोधन अमान्य कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो कि इसमें थर्ड ये जो बोल रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो पृथक्करण है, यानी कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जो हमारा जुडिशरी है, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। और वही पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे संविधान को जो चेंज करने का जो ये पावर है संसद के पास, वो सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा संशोधन चेंज कर दे, पूरा संशोधन की पूरा जो हमारा संविधान है उसको इधर उधर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो बात करता है यही कहता है, उसका कहना है कि बस बेसिक जो मूलभूत जो रीजन था बनाने का, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, उसको नहीं चेंज करना चाहिए। तो उसमें कुछ चीजें हैं, जो एलिमेंट है, तो उन एलिमेंट में क्या क्या आता है, पहले तो मैंने बताया आपको सेपरेशन ऑफ पावर, फिर उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप। ठीक है, फिर उसके बाद सेकुलर नेचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद संविधान की संघीय चरित्र, फेडरल कैरेक्टर, फिर यूनिटी और इंटीग्रिटी, फिर जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये बहुत सारे हैं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर चलिए इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर होगा, सी 1 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है स्वर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह है देखिए ये जो स्वर्ण सिंह जो थी, आप जानते हैं इन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का हुआ था, उसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कुछ जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड थी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब का अधिक स्वायत्त
फिर भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, फिर मूल अधिकारों की तुलना से में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता। देखिए ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, प्रशासनीय सुधार, तो ये है, ये सारे गलत हो जाएंगे, आपको पता है। ये सी की बात कर रहा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आफ्स्पा से रिलेटेड है। ठीक है, आफ्स्पा अक्सर न्यूज में रहता है। ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ है, जो कि हमारी इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसको लागू किया गया है। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो हमें देखने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इसे केवल केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है, यह हाल ही में नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश से आफ्स्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। देखिए, आफ्स्पा आफ्स्पा जहां जहां पे लगा था वहां पे पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कुछ रीजन में, ये जो हमारा नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन से हटा लिया गया है आफ्स्पा को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटाया गया इन स्टेट्स में, अभी भी है। तो ये करीब 23 डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें से रिप्लेस कर दिया गया था। उसमें से 23 डिस्ट्रिक्ट असम की थी, 7 डिस्ट्रिक्ट थी नागालैंड की और 6 डिस्ट्रिक्ट थी मणिपुर की। ठीक है, उनसे हटाया गया था इसको, और ओवरऑल नहीं हटाया गया है। तो हमारा जो ये जो सेकेंडरी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो पहला बोला है, यह केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार के पास भी पावर है, लेकिन साथ ही साथ जो इस गवर्नर है वहां स्टेट का, ठीक है, उसके पास भी पावर होती है कि किसी रीजन में यदि आस्पा लगाना है तो इस ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर के पास ही है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ठीक है, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, इससे रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है कि यह एक सहभागी योजना है। यहाँ कर्मचारी सरकार से मिलते जुलते अंशदान के साथ अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में योगदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है, ठीक है, जिसमें जो क्या होता है, एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। और उस हिसाब से जो रिटायरमेंट जब प्लान करता है एम्प्लॉय, तो उस पे टोटल ब्याज लग के गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, साथ में साथ स्टेट सॉरी इनका भी होता है जो एम्प्लॉय है। और फिर उसके बाद उनको पेंशन मिलती है इस स्कीम में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको रेगुलेट करती है, इस एनपीएस को। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीएफआरडीए जो है वही इसकी रेगुलेटरी है, एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम की। ठीक है, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी नए एम्प्लॉय थे, देखिए आप जानते हैं कि हमारी जो पेंशन वाली जो योजना थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, जो जितने भी एम्प्लॉय थे उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो उसके बाद ये 2004 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली एनपीएस, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय हैं वो इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन प्राइवेट लोग भी हैं, वो भी कर सकते हैं इस पे अप्लाई। तो अभी ये न्यूज में इसलिए रहा था कि अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एनपीएस स्कीम है स्टेट में उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो इस वजह से ये न्यूज में रही है। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए ये अब यदि आपने न्यूज में सुना होगा तो अभी इंडिया और श्रीलंका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। और किसके द्वारा? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ठीक है, उन्होंने किया। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये कहाँ पे बनेगा? कोलंबो में बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है क्रिस्पर-Cas9 की।
ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्रिस्पर कैस9 है क्या। देखिए, क्रिस्पर कैस9 आप जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है, ये न्यूज में बहुत बार रहा है। ये जीन एडिटिंग टूल है। जीन एडिटिंग क्या होता है कि आप जानते हैं हमारा जो डीएनए है, ठीक है, उसमें जीन्स होते हैं, तो उसको एडिट करना, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी रहती है, हम कैसे दिखेंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसे होंगी, हमारा कलर कैसा होगा। तो इवन हमारे जो फैमिली में आप जानते आप सुनते होंगे बीमारियां आती रहती हैं। आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत रही है तो फिर कहा जाता है आपके अंदर वो चीज आ गई है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिकली जो चीजें हैं एक से दूसरे में आती हैं, तो ये जीन में असाइन रहती हैं। इनका जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है किस तरह से जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, वो कैसा बिहेव करेंगे, उनकी चीजें जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये चीज डिफाइन करता है। तो ये जो क्रिस्पर कैस9 है, ये एक टूल है। यदि जीन्स में कुछ एडिट करना हो, ये मान लीजिए, ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू जो है साइंटिफिक डिस्कवरी रही है कि यदि मान लीजिए कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो क्योर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे में आते हैं, तो ऐसे डिजीजेस को जो जेनेटिकली जो है, जो डिजीजेस गवर्न होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, ये जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है क्रिस्पर कैस9। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, जीनोम एडिटिंग टूल। ओके, और इसके लिए अभी आपको पता होगा नोबेल प्राइज भी मिला है पिछले साल जीन एडिटिंग के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है मेरी सहेली से रिलेटेड। कुछ स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है मेरी सहेली इनिशिएटिव को। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, इसे महिला स्वयं सहायक समूह यानी कि एसएचजी को आसान ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस पहल के तहत स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय महिला विक्रेताओं को 10,000 रुपए की क्रेडिट राशि प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे की एक पहल है। देखिए, आपने सुना होगा, ये बहुत बार न्यूज में रहा है कि जो वुमेन जो रेलवे में सफर करती हैं इंडियन रेलवेज में, तो उनके लिए ये एक सेफ्टी टूल है मेरी सहेली इनिशिएटिव। तो ताकि जितनी भी वुमेन है इन ऑल सेक्टर, उनको एक तरह से जब वो ट्रेवल कर रही हो ट्रेन में, बाई ट्रेन अगर वो कोई जर्नी कर रही है, तो जर्नी स्टेशन एक स्टेशन से दूसरे मतलब एंड तक उनकी जो जर्नी है वो सेफ रहे, वो सिक्योर रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मेरी सहेली जो इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये इंडियन रेलवेज का है। ठीक है, यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे की एक पहल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत के लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात कर रहा है। ठीक है, ये काफी बढ़िया चीज है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी कोई डिस्कवरी। तो ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह खगोल विज्ञान हेतु अधिकृत दुनिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। बिल्कुल सही। देखिए, ये जो टेलीस्कोप है, ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो कि एलएमटी टेक्नोलॉजी, एलएमटी यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पे जो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा कोई टेलीस्कोप बनाया गया है। ठीक है, ये उस पे ऑपरेशनलाइज्ड है एलएमटी टेक्नोलॉजी पे। तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है, यह पारंपरिक दूरबीन एक स्थिर दूरबीन होता है, जबकि एलएमटी आकाश में ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की में कार्य करता है। देखिए, ये स्टेटमेंट ऑपोजिट बोल रहा है। देखिए, ये जो एलएमटी है, ये एक स्टेशनरी टेलीस्कोप, बल्कि जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ही काम करते हैं स्काई में। ठीक है, बट एलएमटी के साथ ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास आंसर रहेगा वन ओनली। ठीक है, और ये जो टेलीस्कोप है, इसको ओन किया गया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नैनीताल का, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, उन्होंने इसको सेटअप किया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, आईएलटी। ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल में है, उत्तराखंड में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है श्रेष्ठ योजना। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको हमें देखने हैं।
तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला, यह योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। देखिए, ये जो श्रेष्ठता स्कीम है, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा की गई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो स्कीम है, ये एक रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और इस स्कीम का जो मेन गोल है कि एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी दी जाए किनको, एससी कैटेगरी के जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस यही है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सेकंड बोला है इसका उद्देश्य छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, और ये किनको, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के जो चिल्ड्रन है उनके लिए, और किस लिए, सिर्फ 10th क्लास को ही ये टारगेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही है, 1 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट, पहली जनगणना के आंकड़ों को 1891 में ब्रिटिश राज के दौरान संकलित किया गया था। देखिए, आप इतने टाइम से ये सुन ही रहे होंगे, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इसमें लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन से गलत है, हमें ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, डेफिनेटली ये हमारा आंसर में होगा, ठीक है। अभी भी हम सिर्फ एक ही को एलिमिनेट कर पाए हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो बोल रहा है भारत के विभाजन के दौरान लौह और इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखिए, आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, जब भी भारत का विभाजन हुआ था तो हमारा जो बंगाल वाला बांग्लादेश जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान हो गया था और वेस्टर्न पाकिस्तान। तो मेनली ये जो रीजन है आज भी फेमस है किसके लिए, जूट के लिए। तो जब भी पार्टीशन हुआ था तो जूट सेक्टर जो था वो और टेक्सटाइल सेक्टर वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ना कि लौह और इस्पात वाला जो ये है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते हमको इतना बचेगा, 1 और 2 है, तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर हमारे पास 2 और बचे। फिर बोल रहा है आजादी के बाद भारत में कृषि की व्यवसायीकरण शुरू हुआ। और देखिए क्या सा ब्लंडर स्टेटमेंट है। आप जानते हैं हमारे जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का वो आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, वो प्री इंडिपेंडेंस हुआ था और ब्रिटिशर्स ने किया था अपने फायदे के लिए। आप जानते हैं इंडिगो कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन, ठीक है। ये सब चीजें हो रही थी कल्टीवेट इंडिया में, और इनका कॉमर्शियली रूप से कॉमर्शलाइजेशन होता, व्यवसायीकरण हो रहा था। ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए कर रहे थे। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, प्री इंडिपेंडेंस की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो की बात कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला, रबर कार्बनिक यौगिक आइसोप्रिन से प्राप्त पॉलीमर से बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो हमारी नेचुरल रबर है इसको आइसोप्रिन पॉलीमर है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके द्वारा बनाया जाता है। और ये जो रबर, ये जो सॉलिड मटेरियल होता है ये पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में एक प्लांट होता है जिसका नाम है हीविया ब्रासिलियंसिस, हीविया ब्राजिलियंसिस। तो इससे एक लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स आप जानते, कभी जो पेड़ होता है उनको अगर आप कट करेंगे, उन पे अगर कट मारेंगे तो कुछ चिपचिपा पदार्थ उसमें से निकलता है, जिसको यहाँ पे कोई भी कंटेनर रख के उसको रख लिया जाता है, उस कंटेनर में कंटेन कर लिया जाता है। तो इसी के द्वारा जो नेचुरल रबर है वो बनाया जाता है। और ये जो प्लांट कौन सा है हमें याद रखना है, हीविया ब्राजिलियंसिस, ठीक है। ब्राजीलिया से आप याद रखिएगा, ब्राजील से रिलेटेड कुछ ये प्लांट है। ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ये प्लांट मेनली। और ये जब रबर प्लांट का प्लांटेशन होता है करीब 32 साल तक जो है ये रबर प्रोवाइड कराते रहते हैं। इनका लाइफ टाइम, इनको हम यूज कर सकते हैं, 32 ईयर तक इनकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आइसोप्रिन से बनता है पॉलीमर से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि रबर एक
सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस पे बेस्ड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये, बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? आप जानते होंगे कि 1972 से ही, जब हमारा पहला दिन था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए स्टार्ट हुई थी, इसके पहले दिन जो था इसी दिन हुआ था, 5 जून के दिन। तो तब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे, और हर साल जो है इसको एक कोई ना कोई थीम दी जाती है इस डे को। आप हर साल पढ़ते होंगे इस बार की थीम ये थी, इस बार की थीम वो थी। तो ये हर साल इसकी थीम होती है, इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ये FAO और UNEP, जो कि UN की एजेंसीज हैं, उनके द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही है कि 5 जून को किया जाता है। फिर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की। ये भी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये UN डिकेड 2021 से 2030 तक मनाया जाएगा, जिसको इको सिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट है उन पे हमें विचार करना है। भारत और ओमान के ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया। देखिए, कुछ ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। ये स्टेटमेंट अभी रिसेंट के जो कुछ इवेंट हुए हैं हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, उन पे बेस्ड हैं। तो आप जानते हैं इंडिया और जो ओमान है उन्होंने एक POC यानी कि प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में किया है, अभी किस टाइम के लिए, 2022 से लेकर 2025 के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, भारत और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, इनके साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, अभी सितंबर में 2021 में इंडिया और UAE ने एक फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट किए हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो UAE के साथ किया है। और साथ ही साथ एक FTA साइन किया गया है UAE के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इसमें थर्ड स्टेटमेंट बोला है, भारत ने कुवैत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया। तो ये गलत है, ये UAE के साथ किया है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको जैसे हम एलिमिनेट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, पहला सही था दूसरा सही था, तो सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोला, सऊदी अरब और भारत ने स्टार्टअप ब्रिज पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जब जान ही रहे आप ये आंसर हो गया है, तीसरा रॉन्ग है, तो इसको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो स्टार्टअप ब्रिज इनिशिएटिव है, लेकिन आप जान लीजिए किसके बीच में है, ये इंडिया और कतर के बीच में है। ठीक है, इन्होंने एक स्टार्टअप ब्रिज जो है साइन किया है, ना कि सऊदी अरब। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि जम पोर्टल अक्सर न्यूज में रहता है। तो ये जम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये कुछ गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है कुछ। देखिए क्या होता है, ये जो GEM है, ये एक वन स्टॉप नेशनल पोर्टल है पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे जितने भी कुछ जो गवर्नमेंट को कोई गुड्स की, कोई सर्विसेज की जो जरूरत होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर इनके कुछ डिपार्टमेंट हो, तो वो जितनी भी उनको जरूरत होगी, इस जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यहाँ से ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की
वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीदी की सुविधा के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये केवल सामान्य उपयोग, तो ये केवल जैसे ही आ गया तो इसमें गलत हो गया। ये केवल सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि सर्विसेज के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक, तो ये वस्तुओं का ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक पोर्टल है, तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये जम पर उपलब्ध वस्तुओं सेवाओं के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वस्तुओं की सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला है कृषि एवं किसान मंत्रालय का ये पोर्टल। देखिए, जब ये सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसमें है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ना कि कृषि एवं किसान। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, और ये रॉन्ग होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 2 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है भारत बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है कि कोलकाता ने से खुलना एक बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक है। नेक्स्ट, इन INBN कॉर्पोरेट दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच एक रक्षा अभ्यास है। देखिए, आप जानते हैं बहुत सारी सर्विसेज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, कुछ वाटर सर्विसेज हैं जो रिवर चैनल जाते हैं, कुछ ट्रेन सर्विसेज हैं। ठीक है, तो अगर मेन एक्सप्रेसेस की बात किया जाए, कुछ ट्रेन की बात किया जाए, तो उनका मैं नाम आपको बताती हूँ। मैत्री एक्सप्रेस एक है, फिर दूसरी होगी मिथाली और बंधन। ये 3 एक्सप्रेसेस हैं, जो कि पहली एक्सप्रेस ढाका को कोलकाता से, दूसरी न्यू जलपाईगुड़ी को ढाका से, और जो तीसरी है ये कोलकाता को खुलना से जोड़ती हैं। ये सारी एक्सप्रेसेस हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इनकी सर्विसेज बीच में भी बंद हो गई थी ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इनको दोबारा रिन्यू कर दिया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में नहीं थी। तो आपको याद रखना है मैत्री एक्सप्रेस, मिथाली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, और यदि कुछ डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो कुछ जॉइंट एक्सरसाइज है, आप रट्टा मान लीजिए इसको। पहली तो संप्रीति हो गई जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, फिर टेबल टू टॉप हो गई, ठीक है, जो कि एयरफोर्स की है, फिर INBN कॉर्पेट, आपको नाम से ही लग रहा होगा, फिर बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोंगो मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद संवेदना। ये संवेदना जो है मल्टी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ है। इसमें श्रीलंका के साथ साथ और भी कंट्रीज, सॉरी बांग्लादेश के साथ साथ और भी कंट्रीज जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, UAE सब इंक्लूडेड है, तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमको याद रखना है संप्रीति, टेबल टॉप, बोंगो सागर, संवेदना। ओके, तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये कोलकाता से खुलना तक, तो देखिए कोलकाता से खुलना तक जो ये बंधन एक्सप्रेस है भारत से बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे लिंक है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है INBN कॉर्पोरेट दोनों देश में थल सेना, देखिए ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये थल सेना नहीं है, ये जल सेना है। ठीक है, देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 ओनली। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पे बेस्ड है। तो देखिए ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा ये किससे रिलेटेड होगा, ये फूड सिक्योरिटी FSSAI से रिलेटेड होगा। तो ये जो है इससे संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सूचकांक FSSAI द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर है। देखिए ये जो इंडेक्स है, क्या नाम है इसका, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको FSSAI जो है पब्लिश करता है। कुछ पैरामीटर हैं जिसपे ये बेस्ड रहता है, जैसे कि
फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसको मॉनिटर किया जा रहा है किसी भी स्टेट में। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कर रही है स्टेट, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर उसके बाद कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर को कितना ज्यादा एम्पावर किया गया है, और इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो डेटा है, और कितना उस उस स्टेट में परमिशन और कंप्लायंस किया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं एफएसएसआई के। तो ये सब कुछ पैरामीटर हैं जिसपे जो ये है, इनको रेटिंग दी जाती है अलग अलग स्टेट्स को। तो अगर इनकी रेटिंग देखें स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो तमिलनाडु है वो टॉप पे रहा है, और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पे रही हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला है स्मॉलर स्टेट के में अगर देखा जाए तो स्मॉलर स्टेट में गोवा हो जाएगी, और फिर उसके बाद मेघालय और मणिपुर। और यदि यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये टॉप पे है। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बात हो गई एफएसएसआई की, जो ये यूनिट है एसएफएसआई। तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है जन सामर्थ पोर्टल से रिलेटेड। तो ये एक इनिशिएटिव है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये जो जन सामर्थ पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये एक वन स्टॉप गेटवे है। देखिए, आप जानते हैं गवर्नमेंट समय समय पे बहुत सारी स्कीम्स निकालती है लोगों के लिए, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आप जानते हैं डीबीटी के माध्यम से कि लोगों को कोई स्कीम है उसमें डायरेक्ट उनको पैसा ट्रांसफर करना है। तो ये जो जन सामर्थ पोर्टल है ये एकलौता पोर्टल है जिसपे डायरेक्ट जो हमारा बेनिफिशियरी है, जिसको प्रोवाइड करानी है वो सर्विस, उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा उस स्कीम के साथ। ठीक है, तो इस पोर्टल का ये काम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और इस पोर्टल का इसके साथ साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म, यदि आप जो कंज्यूमर है उसको कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करना है, उससे प्रोसेसिंग करनी है, तो ये सब कुछ यदि किसी स्कीम के थ्रू कर रहा है तो सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए, ट्रेडर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो वर्कर हैं, तो उन सब के लिए जो जो स्कीम्स आती हैं, तो सबका जो है सबका जो रजिस्ट्री होगी इसी पोर्टल पे होगी। जन सामर्थ पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बी हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पता करना है क्या आंसर है। तो पहला बोल रहा है इट इज पब्लिश बाय, किसकी बात कर रही है, GSDN, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये बोल रहा है इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, ये गलत है। ये जो रिपोर्ट है ये SDSN के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारे जो 17 गोल्स हैं, वो उस पर हर एक कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है वो चेक की जाती है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि इंडिया और कंबोडिया है आर द 2 कंट्रीज दैट हैव मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन SDG सिंस 2015। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंडिया नहीं, बल्कि आपको आश्चर्य होगा जान के, बांग्लादेश, देखिए हमारे पड़ोसी छोटा सा कंट्री, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है SDG इंडेक्स में। 2015 से देखा जाए अगर बांग्लादेश और कंबोडिया है, इन 2 कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है SDG में। और यदि इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया की, यदि SDG 2 लेते हैं जो कि जीरो हंगर की बात करता है, और SDG 3 लेंगे जो इंश्योरिंग हेल्थ की बात कर रहा है। आप जानते हैं गवर्नमेंट की बहुत सारी आयुष्मान भारत, ठीक है, और मदर्स के लिए जो मातृ वंदना, ये सारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इंद्रधनुष स्कीम हो गई, तो ये हेल्थ को टारगेट करती हैं। तो इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। और साथ ही साथ प्योर वाटर एंड सैनिटेशन जो कि SDG 6 है, तो 2, 3 इंटू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, इस पे बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है, और बाकी इंडिकेटर पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और यदि इसमें लिस्ट देखें तो सबसे टॉप पे रहा है फिनलैंड, और मेनली इसकी जो टॉपर्स रही हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज रही हैं। नॉर्डिक कंट्री आप जानते हैं। सेकेंड नंबर पे देखें तो डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए ये देखना चाहे SDSN है, मैंने ऐसी ट्रिक बता रही हूँ, SDSN, तो DSN तो ये हो गई, एस में फिनलैंड आप कर सकते हो। सॉरी अगर आपको थोड़ा ये बुरा लगा हो ट्रिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि सिरुमलाई हिल से रिलेटेड है। देखिए सिरुमलाई हिल से उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें बताना है, कौन से सही है कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वे केरल में स्थित है। फिर नेक्स्ट इसे पश्चिम घाट का हिस्सा माना जाता है। फिर नेक्स्ट सिरुमलाई पहाड़ियां की सीमा अरब सागर के साथ साझा होती है। देखिए जो सिरुमलाई हिल्स है ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहां पे सिचुएटेड है ये हिल्स। अब जान रहे यदि तमिलनाडु है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ईस्टर्न घाट में रिलेटेड हो सकती है। तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक लैंडलॉक्ड हिल्स है, ठीक है, और तमिलनाडु और केरला के बीच में सिचुएटेड है। तो ये जो बोल रहा है इसका पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इसे पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है ना कि वेस्टर्न घाट का। फिर उसके बाद सिरुमलाई पहाड़ियों की सीमा अरब सागर के साथ साझा होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग, मैंने बताया आपको लैंड लॉक्ड हिल्स है ना कि किसी के साथ किसी, ये मतलब कोस्टल रीजन में नहीं है। तो इसके तीनों आंसर जो है हमारे रॉन्ग हो जा रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। हाँ जी, तो ये डी ऑप्शन हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि यूएन क्लॉज पे बेस्ड है। यूएन क्लॉज समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन क्लॉज तो कुछ स्टेटमेंट है हमें बताना है। देखिए आप जानते हैं यूएन क्लॉज जो है ये 1982 में आया था। ये एक तरह से इंटरनेशनली एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक तौर तरीका बनाया गया जिसके अंतर्गत जितनी भी अंतरराष्ट्रीय जो ट्रीटीज हैं जल से रिलेटेड है, जो समुद्री और समुद्री गतिविधियां हैं, उनमें जो कानूनी ढांचा जो है ये बनाता है, यूएन क्लॉज के हाथ में है। आप यदि समुद्र से रिलेटेड कुछ नियम देखे जाए तो इसमें इन्होंने 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, 5 रीजन डिवाइड किए गए हैं इनके द्वारा, यूएन क्लॉज के द्वारा। तो कौन कौन से हैं, आप आंतरिक जल हो गया, प्रादेशिक सागर हो गया, फिर सन्निहित क्षेत्र, और EEZ जो कि जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है या फिर उच्च समुद्र बोला जाता है। तो यदि इसको इंग्लिश में देखें तो ये इंटरनल वाटर टेरिटोरियल सी कॉन्टिग्यूअस जोन, और EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। तो ये सारी डिवीजन हो गया सीज का जो कि यूएन क्लॉज डिफाइन करता है। और जो भी अगर कभी कंट्रीज के बीच में मतभेद हो जाता है किसी रीजन को लेके, जो कि वाटर की बात हो रही है, तो वो सब भी यही देखता है, और कुछ इस एक कन्वेंशन के द्वारा ही सारी चीजें गवर्न होती हैं मैरीटाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका जो बोलना है कि यह समुद्री क्षेत्र को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, बिल्कुल सही। यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री स्थानों में राज्य के अधिकार क्षेत्रों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला यह सम्मानित क्षेत्रों में राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखिए ये भी जो स्टेटमेंट है इसका बिल्कुल सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हो जाएंगे, 1 2 3, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि NSIL पे बेस्ड है, ठीक है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये आपने बहुत सुना होगा। ये एक बैंगलोर बेस्ड जो है ये एजेंसी है जो कि जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हाथ में, ठीक है। इसका क्या काम है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो कि इस अर्थ ऑब्जर्वेशन और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको लॉन्च करना, ठीक है, उसको ये सब एड्रेस करता है NSIL। ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, एक पब्लिक सेक्टर टाइप ही है। तो पहला स्टेटमेंट जो ये बोल रहा है कि हैदराबाद बेस्ड है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ये बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है। और ये किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ
स्पेस के अंतर्गत आता है। जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके पहला दूसरा जैसे ही रॉन्ग होगा, हमें क्या मिल जाएगा इसमें देखना है, पहला दूसरा रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा डी। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो बोल रहा है कि एनएसआईएल का मिशन अंतरिक्ष में जीवन रूपों की नई संभावना को अभिनव अनुसंधान करना है। देखिए, इसका मेन पर्पस मैंने आपको बताया कि यदि कोई लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, कोई रॉकेट से रिलेटेड कोई सैटेलाइट है, जो जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में जो चीजें यूज होती हैं, तो उसका इंडस्ट्रियल रूप से इसको बनाना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक तरह से इसका काम ये करता है, ठीक है, एनएसआईएल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट है। पहला, रूस और अमेरिका के बीच चीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश है। फिर नेक्स्ट, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी के मध्यम कक्ष में बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन एक को लॉन्च करने वाला पहला मॉड्यूल है। देखिए, आप जानते हैं चाइना जो है तीसरी कंट्री होने वाली है रशिया और यूएस के बाद, जो कि अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यदि दूसरा स्टेटमेंट देखें, जो बोल रहा है कि ये जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, ये आप जानते हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट की क्या है सीमा, जो 340 से करीब 450 किलोमीटर के बीच में है, और ये बोल रहा है जो मीडियम रेंज में। तो ये इसका स्टेटमेंट जो सेकंड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ना कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे नहीं है, बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट पे है। ठीक है, तो इसका सेकंड रॉन्ग। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट देखें, जो बोल रहा है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने वाला पहला मॉड्यूल है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, पूरा ये जो मिशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन मिशन, इसके कुछ सब मिशन रहे हैं। कि पहला जो इसका मॉड्यूल था, जो तियान्हे था मिशन, तियान्हे का मतलब है हार्मोनी